फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है रज़िया सुल्तान का। लेकिन रज़िया सुल्तान को पढ़ने से पहले उनकी जो पारिवारिक समस्या, जो परिवार में विवाद होता है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रज़िया सुल्तान से पहले और इल्तुतमिश के बाद कौन सा एक शासक हुआ था, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इनकी माता जो शाह तुर्कान हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले तो ये इल्तुतमिश और आप कहोगे शाह तुर्कान। यहाँ से एक पुत्र नासरुद्दीन महमूद, दूसरा पुत्र आप कहोगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और तीसरी संतान येरी रजिया। नासरुद्दीन महमूद के बारे में आपने 1229 ईस्वी में पढ़ा था कि मंगोलों से लड़ते हुए, है ना, मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। और मकबनपुर, जिसको हम सुल्तानगढ़ी कहते हैं, सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली में पड़ता है, वहीं उसका मकबरा आप कहोगे इल्तुतमिश ने बनवाया था। यहाँ तक आप जानते हो नासरुद्दीन महमूद एक योग्य शासक था, तो उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी 1229 में। अगर ये नहीं मरता तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह से पहले यही गद्दी पे बैठता। ये बड़ा पुत्र था नासरुद्दीन महमूद। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जब इसका जन्म हुआ तो शाह तुर्कान को एक उपाधि दी गई, शहंशाह की बेगम। ये एक उपाधि थी जब इसका जन्म हुआ था। अब रुकनुद्दीन और रजिया के शाह तुर्कान एक कुचक्र महिला, बहुत चतुर महिला है। लेकिन आप कहोगे जो विद्वान और जो पवित्र जनों को वो बड़े बड़े उपहार भी दिया करती थी। एक तरफा तो विद्वानों को और पवित्र जनों को बड़े बड़े उपहार देने का काम भी करती थी, लेकिन एक कुचक्र महिला भी थी, क्योंकि वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी और बनाया भी। तो शहंशाह की बेगम की ये उपाधि दी गई। ये तुर्की दास थी, ठीक। और एक कुचक्र महिला थी। लेकिन मैंने बताया विद्वानों और बड़े जो पवित्र जन हैं उनको बड़े बड़े उपहार दान में दिया करती थी। ये इसकी एक वो भी थी, मतलब अच्छे काम भी करती थी। तो रुकनुद्दीन जो है 1236 ईस्वी में शासक बन जाता है, यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और रज़िया सुल्तान रह जाती है। मतलब अभी फिलहाल तो हम रज़िया ही नाम यूज करेंगे, सुल्ताना तो बाद में बनेगी। तो 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब रज़िया हो गई परेशान। रज़िया को सुल्ताना बनना था, यानी कि सुल्तान बनना था, तो कैसे करे। तो रज़िया ने थोड़ा दिमाग लगाया और शुक्रवार के दिन, आज भी शायद शुक्रवार का दिन है, तो नमाज के बाद जैसे पुरुष जो हैं इकट्ठा होते हैं नमाज पढ़ने के बाद, ऐसे ही रज़िया सुल्तान जो है उनके सामने लाल वस्त्र पहनकर, जब भी कोई उस दौरान लाल वस्त्र पहनता था तो वो न्याय की भेंट करता था, न्याय मांगता था। तो रज़िया सुल्तान ने भी ऐसे ही किया। तो लाल वस्त्र पहनकर पुरुषों के सामने, जनता के सामने आ गई और उनसे न्याय मांगती है कि जो मेरे पिता ने, इल्तुतमिश ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो मुझे शासक बनाने के लिए वो आप मेरी जो ख्वाहिश है वो आप पूरा कीजिए। वो जो मेरे पिता की इच्छा थी उसको आप पूरा करने का काम कीजिए। तो जनता ने रज़िया सुल्तान को एक शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो हेडिंग हम बनाएंगे रज़िया सुल्तान या सुल्ताना रज़िया। हमारी जो नई हेडिंग होगी सुल्ताना रज़िया।
ये एक नई हेडिंग के साथ सुल्ताना रजिया। और रजिया का कार्यकाल जो होगा 1236 से लेकर 1240 तक चलेगा। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का ये कार्यकाल होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारी समस्या आई, जैसे कि मैंने बताया कि रजिया जो है न्याय मांगने जाती है जनता के सामने, और जनता ने उसको एक शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन कुछ समस्या भी हैं, जैसे वजीर जुनेदी, वजीर जुनेदी, वजीर जुनेदी, वजीर जुनेदी। तो वजीर जुनेदी जो है ये विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह। तो विद्रोह करता है वजीर जुनेदी, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता एक महिला एक शासक के रूप में शासक बनती है। तो वजीर जुनेदी जब विद्रोह करता है तो इसको रजिया सुल्तान जब इस पर कड़ी कड़ी सिरपुर की पहाड़ी, सिरपुर की पहाड़ियों की ओर भाग जाता है वजीर जुनेदी जो है, क्योंकि ये नाखुश था रजिया के सुल्तान बनते ही। तो इसके बाद वजीर किसको बनाया जाता है? तो वजीर एक मुहाजिबुद्दीन, वजीर जो बनाया जाता है मुहाजिबुद्दीन को बनाया जाता है। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान की कुछ उपाधियां हैं, ये ध्यान रखना। वजीर अगला कौन बनेगा? मुहाजिबुद्दीन को बनाया गया। उपाधि, उम्दत उल निस्वा, ये उपाधि है रजिया सुल्तान की, महत्वपूर्ण है। उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा, ये उपाधि याद रखना क्योंकि पेपरों में कई बार पूछा गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत अभिलेखों में, संस्कृत अभिलेखों में, संस्कृत अभिलेखों में रजिया सुल्तान को जलालुद्दीन कहा गया, जलालुद्दीन कहा गया, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ये नाम है, जलालुद्दीन कहा गया। और संस्कृत अभिलेखों में तो ये कहा गया। एक अभिलेख और है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख में आप कहोगे दिल्ली का प्रभारी कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली का प्रभारी कहा गया, दिल्ली का प्रभारी कहा गया। ठीक। तो ये आपने जलालुद्दीन एक संस्कृत अभिलेखों में इनका नाम पढ़ा, और दूसरा आप कहोगे ये ग्वालियर अभिलेख में दिल्ली का प्रभारी बताया गया। अब के ए निजामी, के ए निजामी जो है, के ए निजामी जो है क्या कहता है रजिया के बारे में, सुल्तान बनने के बारे में? ये प्रोफेसर के ए निजामी है। ठीक है, प्रोफेसर के ए निजामी। तो के निजामी कहते हैं कि रजिया ने दिल्ली की जनता से समझौता किया था, समझौता किया था। शासक जब शासक बन रजिया सुल्तान शासिका के रूप में सामने आई तो एक समझौता किया दिल्ली की जनता से कि अगर मैं आपकी अपेक्षाओं पे पूरी नहीं उतरी तो मुझे आप गद्दी से उतार देना। तो ये कहना रजिया सुल्तान बिल्कुल सही कहा था, चाहे शासक बनने के बाद वो
उतरे या ना उतरे, लेकिन जनता के सामने अपनी बात एक रख दी। और प्रोफेसर हबीबुल्ला प्रोफेसर हबीबुल्ला ये बताते हैं, एक पद है नायब ए लश्कर। नायब ए लश्कर, नायब ए लश्कर का जो पद है, ठीक, ये रजिया सुल्तान ने शुरू किया था। किसने शुरू कराया था? रजिया सुल्तान ने शुरू करा था। और रजिया ने 2 अभियान किए। एक तो 2 अभियान, रजिया ने 2 अभियान किए। एक तो रणथंबोर का, रणथंबोर, एक रणथंबोर का, और दूसरा आप कहोगे ग्वालियर का, दूसरा आप कहोगे ग्वालियर का। तो दोनों अभियान असफल रहे थे रजिया सुल्तान के, दोनों जीत नहीं पाई थी, ठीक। लेकिन ध्यान रखना 2 अभियान कौन कौन से, आप कहोगे रणथंबर और ग्वालियर का अभियान है। रजिया के सामने ये समस्याएं हैं कुछ, रजिया के सामने कुछ समस्या हैं, जैसे राजतंत्र, राजतंत्र एवं जो चालीसा है, चालीसा के बीच संघर्ष चलता है। राजतंत्र एवं चालीसा के बीच संघर्ष चलता है, ठीक। दूसरा आप कहोगे जो तुर्क अमीर हैं, तुर्क अमीर, इन्होंने एकाधिकार प्राप्त है इनको, तो इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है रजिया। और इधर चालीसा भी है, चालीसा दल जो है ये भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आपस में, ठीक। ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं और अमीर तो करते ही करते हैं। तो रजिया के सामने ये समस्या है। तो रजिया क्या काम करती है, एक गैर तुर्क, एक गैर तुर्क आप कहोगे गुट का निर्माण करती है, एक गैर तुर्क गुट का निर्माण करती है इस समस्या से झुलझने के लिए। तो रजिया सुल्तान ने क्या काम करा, एक मलिक है, मलिक जलालुद्दीन याकूब, मलिक, इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, मलिक जलालुद्दीन, जलालुद्दीन याकूब। मलिक जलालुद्दीन याकूब को एक पद दिया, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का पद दिया। ये असुसाला का प्रधान होता है, अमीर ए आखुर। और ध्यान रखना ये मलिक जलालुद्दीन याकूब जो है ये अबिसीनियाई हबसी है। क्या है ये? अबिसीनियाई हबसी। तो ये एक गैर तुर्क गुट का निर्माण करना चाहती है, क्योंकि ये तुर्क अमीर जो हैं ये गद्दी से उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको एकाधिकार प्राप्त है। ये एक साथ मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि रजिया को उतारने का काम भी कर सकते हैं अगर रजिया। तो रजिया ने तो थोड़ा दिमाग से लगाया, तो अमीर ए आखुर थोड़ा राजतंत्र को स्थायी बनाने के लिए, ताकि वो गद्दी से ना उतरे। तो ये एक हबसी था, क्या नाम था इसका, आप कहोगे अबिसीनियाई, अबिसीनियाई हबसी, अबिसीनियाई हबसी था। और देखने में कहा जाता है ये बिल्कुल काला ढिठ था। और फरिश्ता इसके बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में एक बात बताता है, जो प्रेम संबंध से है, जो ये मलिक याकूब जो है और इधर है रजिया, दोनों का प्रेम संबंध
प्रेम संबंध के बारे में इतिहासकार फरिश्ता बताता है, इतिहासकार फरिश्ता बताता है। और ये भी देखता है जब इसको अमीर आखुर का पद दे दिया गया था तो अमीर जो है और कुछ जनता जो है और या कुछ मैन व्यक्ति जो है रजिया को देख के और खिलसने लगे कि यार ये तो किसको वरीयता दे रही है, एक अबिसीनियाई हबशी को वरीयता दे रही है। तो जब मलिक याकूब जो है, फरिश्ता के अनुसार जब मलिक याकूब जो है, जलालुद्दीन याकूब जो है घोड़े पर बैठाता था रजिया को, तो लोग देखते थे कि किस तरह से रजिया को बैठा रहा है और गोद में लेकर बैठा रहा है। तो इस बात का उल्लेख फरिश्ता करता है। कौन करता है? फरिश्ता। फिर इसके बाद इसामी, आगे बढ़ते हैं। ये इसामी इतिहासकार है और अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, हालांकि इसामी का एक स्टेटमेंट है रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय ये सलाह देता है रजिया सुल्तान को अपने किताबों में कि रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा चलाना चाहिए। क्या चलाना चाहिए? चरखा चलाना चाहिए। और ऐसी ही अमीर खुसरो महिलाओं के बारे में बताना, जन उस दौरान के समय में क्या क्या अपनी तर्क देते हैं महिलाओं के बारे में। दोनों का कहना है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और या तो पर्दा या कब्र, ये इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। कौन? अमीर खुसरो और इसामी, यानी कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान आप कहोगे कबा, कबा मतलब कुर्ता, कुर्ता, और टोपी, टोपी मतलब एक पगड़ी टाइप की होती थी, है ना, ये कुल्हा इसको बोलते थे, कुल्हा। आप इसको पगड़ी लिखिए, है ना, मतलब पुरुषों की तरह कुर्ता और कुल्हा मतलब पगड़ी पहनकर आया करती थी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है राजकीय छत्र का भी यूज करती थी, यानी कि कबा कुर्ता पहनकर आती थी, कुल्हा पगड़ी पहनकर आती थी। आप कहोगे राजकीय छत्र का भी यूज करती थी रजिया सुल्तान। मिन्हाज भी रजिया के बारे में कहता है कि रजिया में सारे गुण विद्वान हैं, लेकिन वे सारे गुण महिला होने के कारण सब बेकार हैं। रजिया भी इस तरह की आलोचना करता है। और अब हम पढ़ेंगे षड्यंत्र के बारे में, और षड्यंत्र को हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में अपनी। ठीक, तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।